दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, दरवाजा खोल दो, नहीं तो अगर मैंने तोड़ दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, चले जाओ यहां से, मैं कोई दरवाजा नहीं खोलने वाली, प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है, तो मैं दरवाजा ही तोड़ देता हूं। नहीं, बचाओ मुझे, आमिर। क्या हुआ माया, तुम ठीक तो हो ना? नहीं आमिर, कुछ ठीक नहीं है। मुझे फिर से वही सपना आया। मैं सच में इस सपने से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरे बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा अभी तक मेरे साथ रिपीट हो रहा है। आखिर वो आदमी मेरी लाइफ में क्यों आया, बताओ मुझे। आमिर, मैं जीना नहीं चाहती। रोज रोज उस आदमी की वजह से मैं परेशान होती जा रही हूँ। पहले वो मेरी माँ को परेशान करता था और अब मेरे सपनों में आकर मुझे। देखो माया, वो आदमी जैसा भी हो पर है तो तुम्हारा ही फादर। क्यों परेशान हो रही हो? देखो, कभी कभार इंसान से गलतियां हो जाती है, और वैसे भी वो मर चुका है, तो तुम अपने पापा के बारे में सोचना बंद कर दो। कैसे कर दूं आमिर? इतना आसान नहीं है। वो आदमी जिसकी वजह से मेरा पूरा बचपन डर से भर गया और जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ को भी खो दिया, उस आदमी के बारे में सोचना कैसे बंद कर दूं? उस आदमी को तो मैं अपना बाप भी कैसे बोलूं? वो बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तुम जानती हो ना, उस रात उस आदमी ने मेरी माँ को हाथ में आए हथियारों से मार मार कर मार डाला और वो आदमी मुझे भी मारने वाला था। पर कमरे में छुपकर डरी सी 7 साल की बच्ची मैं वहां अपना मुंह दबाए बैठी थी कि अगर मेरे रोने की आवाज भी गूंज गई तो वो मुझे मार देगा। बाहर से वो नॉक किए जा रहा था। उसकी जानवरों जैसी आवाज थी। अगर उस टाइम पर पुलिस वाले नहीं आते तो शायद वो मुझे मार ही देता। और फिर कुछ दिनों बाद वो खुद ही मर गया। पर उसने तो मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी आमिर। मैं कैसे उस आदमी के बारे में ना सोचूं, बताओ मुझे। देखो माया, मैं जानता हूं तुम्हें बार बार वो अजीब सपने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा बस चुका है। पर तुम चिंता मत करो। वैसे भी हमारी बेटी अनामिका को बाहर घूमना अच्छा लगता है और अभी उसके वेकेशंस भी चल रहे हैं, तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और उसके बाद हम आज शाम को एक बहुत ही बेहतरीन सी जगह पर घूमने जाएंगे, ठीक है? इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब छोड़कर हमारे घूमने जाने की पैकिंग करने की तैयारी करो। चलो चलो, आज हम एक पहाड़ वाली जगह पर चलेंगे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है आमिर। तुम हमारी बच्ची अनामिका को घुमाकर लेकर आ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। देखो माया, ये सारी चीजें अगर एक बार दिमाग पर हावी हो जाए ना तो पीछा छुड़ाए बिना जाती नहीं है। इसीलिए अब और ज्यादा इस ट्रॉमा के अंदर मत जाओ। सपने हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। देखो माया, अपनी लाइफ को फ्लो होने दो, इतना ज्यादा मत सोचो। जो हो रहा है उसे होने दो, चिंता मत करो, ठीक है? आज हम चलेंगे बस। तुम पैकिंग करना शुरू कर दो। मैं बॉस से 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। 3 दिन अच्छे से आराम से घूमेंगे। ठीक है आमिर। अनामिका आती है और कहती है, पापा हम कहाँ घूमने जाएंगे? आमिर कहता है, हम जाएंगे पहाड़ों वाली जगह पर।
कुछ घंटे बाद। चलो जल्दी बैठ जाओ कार में माया, क्या कर रही हो? अरे मैं अपना मोबाइल लेना भूल गई थी। हाँ अब चलो, मैंने ले लिया है। पहाड़ियों से गुजरती हुई ठंडी हवाओं में जैसे गाड़ी की गति आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी और की भी गति साथ में बढ़ रही हो। शाम के 6 बज रहे थे, पर फिर भी अंधेरा होना शुरू हो रहा था। अचानक से गाड़ी एक सुनसान इलाके पर रुक जाती है, जैसे किसी ने जानबूझकर रोका हो और जैसे कि किसी डरावनी दस्तक ने अपना दरवाजा खटखटा दिया हो। क्या हुआ आमिर? गाड़ी ठीक तो है ना? पता नहीं माया, पर गाड़ी बंद हो चुकी है और इस कदर बंद हुई है कि वापस चलने का नाम ही नहीं ले रही है। पर अंदर तो कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। मौसम खराब लग रहा है, शायद बारिश आएगी। ये कहते ही जैसे कुदरत ने माया की आवाज को सुन लिया हो और जोरदार बिजलियां कड़कने के साथ, बादलों के गरजने के साथ, ठंडी तूफान भरी हवाओं के साथ बारिश ने अपनी दस्तक दे दी और जोरदार बारिश आना शुरू हो गई। वो रास्ता बड़ा ही सुनसान था। आसपास पक्षियों की, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी और बाहर मौसम खराब हो चुका था। शाम के 6:30 बज चुके थे और गाड़ी बंद थी। उसमें सिर्फ माया, आमिर और उसकी 7 साल की बेटी अनामिका जो सो चुकी थी। अब उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आसपास मैकेनिक का मिलना भी बहुत मुश्किल था। कुछ आधे घंटे बाद कार में माया और आमिर दोनों बैठे थे और शांति से एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कार के विंडो पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। वो एक लैंप लिए बूढ़ा सा आदमी था जो कार के विंडो पर खटखट कर रहा था। विंडो को नीचे करने पर उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो लोग उसका चेहरा तो बिल्कुल नहीं देख पाए, लेकिन उसकी आवाज़ ज़रूर सुन पाए थे। और वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, जहाँ पर भी जा रहे हो संभल कर जाना। याद रहे, समुद्र वाली जगह पर मत जाना। और हाँ, यहाँ किसी होटल में भी मत रुकना। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। ये देखकर माया और आमिर को कुछ समझ नहीं आया। तभी आमिर कहता है, माया चलो होटल के रास्ते पर चलते हैं। रात बहुत हो चुकी है और अभी घूमने का कोई मज़ा भी नहीं आएगा, इसलिए होटल में खाना वाना खा लेते हैं। क्या बोल रहे हो तुम आमिर? वो बूढ़ा आदमी आया था ना अभी, उसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो होटल जाने के लिए मना किया है। अरे ये सब कुछ अंधविश्वास वाली बातें हैं माया, फालतू चीज़ों में मत माना करो। ऐसा कहकर आमिर होटल की तरफ गाड़ी ले लेता है। अंदर होटल में जाने पर उनको बहुत ही ज़्यादा शांति लगती है। माया और आमिर दोनों को होटल नंबर 306 दिया जाता है। पूरी होटल में
कोई भी नहीं था, सब कुछ खाली था। अंदर जाकर रात को वो लोग वहीं रुकते हैं और इस होटल में खाना खाते हैं, पर आमिर खाना नहीं खाता क्योंकि उस होटल को देखकर ही उसे खाना खाने का मन नहीं करता। रात को 2 बजे जब वो दोनों रूम में सो रहे थे, तब 5 से 6 पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। आमिर उनसे पूछता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर सर? तभी एक इंस्पेक्टर संजय आमिर से कहता है, के छोरा, मर्डर करके होटल में चुपचाप सो गए और मारे से सवाल करे कि के होया? कौन सा मर्डर सर? आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, मैं तो इस होटल में अभी अभी आया हूँ। तभी इंस्पेक्टर कहता है, थारो नाम आमिर है ना? जी हाँ, मेरा नाम ही आमिर है। चलो भाई, ले चलो ये आमिर साहब ने पुलिस थाना में। अरे इंस्पेक्टर, आप गलत कर रहे हैं, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। बिना किसी सबूत के इतनी रात को आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। माया, जो अब तक ये सब कुछ देखने के बाद भी शांत खड़ी थी, लेकिन अब माया अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, हाँ, आप मेरे पति को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब हो ही रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले उन दोनों की कोई बात नहीं सुनते और आमिर और माया दोनों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं और आमिर को अंदर जेल में डाल देते हैं। माया वहां जोर जोर से चिल्ला रही होती है, मेरे पति की कोई गलती नहीं है। फिर माया इमोशनल होकर इंस्पेक्टर से कहने लगती है, देखिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पति को छोड़ दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर संजय कहता है, देखो मैडम, पैसे वाली बात ना है, छोरे ने मर्डर करा है। अब बड़े पति होवे या पति परमेश्वर होवे, पर अट्ठे पैसा ना चले। ये पुलिस थाना से किसका मर्डर किया है? हाँ, और आपके पास क्या सबूत है? तभी इंस्पेक्टर अनिल कहता है, एक बूढ़े व्यक्ति का मर्डर किया है मैडम, जो लैंप लेकर मैथिल रोड पर टहल रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति को 4 से 5 बार चाकू मारकर रोड पर फेंका हुआ था। जब हम लोग उसके पास गए थे, तब उसकी सांसें चल रही थी। पूछने पर उसने खुद कहा है कि मेरा खून आमिर ने किया है, और वो आमिर अभी होटल की तरफ गया है अपनी पत्नी माया के साथ। तो अब बताइए, अभी भी आपको सच जानना है क्या मैडम? तभी माया अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि आखिर उस बूढ़े व्यक्ति को मीरा और आमिर का नाम कैसे पता चला। ये सोचते सोचते ही वो इंस्पेक्टर से पूछने लगती है, सर, मुझे ये बताओ कि उस बूढ़े व्यक्ति का नाम क्या था? वो सब तो जांच पड़ताल करने के बाद ही पता चलेगा मैडम। अच्छा, तो उस बूढ़े व्यक्ति का नाम जांच पड़ताल करने के बाद, और हम लोगों को अभी ही आप लोगों ने बिना कोई सबूत के उस बूढ़े व्यक्ति के नाम लेने से ही गिरफ्तार कर लिया। बड़ा तगड़ा सिस्टम है आपका। तभी इंस्पेक्टर अंकलेश वहां पर आता है और कहता है, उस बूढ़े आदमी का नाम मदन है। तभी माया पूछती है, पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम मदन त्रिपाठी है। तभी माया पूरा नाम सुनते ही कहती है, आपने उस बूढ़े आदमी की लाश की फोटो तो खींची होगी ना? क्या आप मुझे वो बता सकते हैं? तभी इंस्पेक्टर संजय उस बूढ़े व्यक्ति की फोटो दिखाते हुए कहता है, अच्छा, तो दिमाग में नए बहाने सोच रही हो, पर बच नहीं पाओगे तुम लोग। माया इंस्पेक्टर की बात को इग्नोर करके कहने लगती है, ये व्यक्ति 10 साल पहले ही मर चुका है। इंस्पेक्टर अंकलेश कहता है, वाह, दिमाग भी बढ़िया लगाया है। इतनी देर से सोचने के बाद, हमसे इतने सवाल पूछने के बाद ये बहाना तैयार किया है मैडम आपने। हम लोग किसी भूत से मिलकर नहीं आए अभी। तभी माया कहती है, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो एक बार उस बूढ़े आदमी की कब्रिस्तान में जाकर कब्र देख लो, तब शायद विश्वास हो जाए। तभी शेर सिंह नाम का इंस्पेक्टर पंजाबी में कहता है, देखो मैडम, साडे दिमाग नो गुमराह करने की कोशिश भी ना करना, नहीं तो तोनू भी तुहाडे पति दे नाल जेल भिजवा देंगे। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर और आता है, जिसका नाम हिमेश था। वो कहता है, माया मैडम सही कह रही है,
ये बूढ़ा व्यक्ति 10 साल पहले ही मर चुका है। तभी अंकलेश कहता है, कैसे मरा? हिमेश कहता है, वो तो नहीं पता। माया ने कहा, मुझे पता है, ये बूढ़ा आदमी 10 साल पहले। इतना माया कहकर ये बात बता ही रही थी कि तभी एक और इंस्पेक्टर मिहिर वहां पर आता है और कहता है, छोड़ दो इन दोनों पति पत्नी को और दूसरे काम पर लगो। तभी अंकलेश इंस्पेक्टर मिहिर से कहता है, पर 10 साल पहले हुई मौत के पीछे का खुलासा तो सुनने दो, और अगर वो बूढ़ा आदमी इतने साल पहले ही मर चुका है तो अभी अभी हम जिससे मिले वो कौन था? फिर से माया 10 साल पहले हुई घटना बताने वाली थी, पर उससे पहले ही मिहिर कहने लगता है, एक बार कहा ना दूसरे काम पर लगो, समझ में नहीं आता? और फिर वो आमिर को भी जेल से बाहर निकाल देते हैं और दोनों से सॉरी बोलकर उन दोनों को जाने के लिए कहते हैं। आमिर और माया दोनों ही गुस्सा करके वहां से चले जाते हैं और दोबारा होटल जाते हैं, और कमरे में जाकर जब वो देखते हैं तो अनामिका अब भी बेड पर शांति से सो रही थी। अपनी बेटी को इस तरह सोते हुए देखकर अब दोनों की सांस में सांस आती है और उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि पुलिस वाले उन्हें इतनी जल्दबाजी में लेकर गए थे कि वो अपनी बेटी को भी उठा नहीं पाए और ना ही अपने साथ ले जा पाए। इसीलिए उन्हें अपनी बेटी की भी बहुत चिंता हो रही थी, और उन्हें यही चिंता थी कि अगर वो उठ जाएगी और उसे अपने मम्मी पापा आसपास नज़र नहीं आएंगे तो वो कहीं चली ना जाए। लेकिन अब जब अनामिका अपनी जगह पर शांति से सो रही थी तो ये देखकर माया और आमिर दोनों ही अब निश्चिंत हो चुके थे। उसके बाद आमिर धीरे से अनामिका को अपनी गोद में उठाता है और फिर वो दोनों अपनी कार की तरफ वापस चले जाते हैं। उन्हें अब इस होटल में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कार की बैक सीट पर अनामिका को दोबारा से सुलाकर अब आमिर और माया कार के अंदर बैठ जाते हैं। अब माया और आमिर दोनों रात को 2 बजे कार में बैठी हुए और अनामिका अभी भी कार में सो रही थी। माया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और आमिर से कह रही थी, क्या यार, ये पुलिस वाले बेफालतू का इतनी रात को दिमाग खराब कर दिया, और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि 10 साल पहले मरा हुआ बूढ़ा आदमी वापस कैसे आ गया। तभी आमिर कहता है, माया, कहीं वो वापस तो नहीं आ गया? माया कहती है, नहीं नहीं आमिर, ऐसा मत कहो यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 10 साल बाद वो फिर से आ चुका है। अब हमारा क्या होगा आमिर? आमिर कहता है, 10 साल पहले जिस पंडित के पास हम गए थे, कल वापस उनके पास चल के सब सही कर लेंगे। फिर माया कहती है, हाँ आमिर, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे लगता है हमें घर चलना चाहिए। माया कहती है, ठीक है, वापस चलते हैं। वो लोग सुनसान रास्ते से घर वापस चले जाते हैं और घर पहुंचने के बाद दोनों सो जाते हैं। उसके बाद सुबह 10 बजे वो लोग रेडी होकर पंडित के पास जाने ही वाले थे, पर 10 बजे ही आमिर को इन्वेस्टिगेशन करने वाले सारे मेंबर्स के कॉल आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग आमिर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुला रहे थे। और इसी वजह से आमिर माया से कहकर 4 दिन के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आमिर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था। फिर माया आमिर से कहती है, पर हमें तो पंडित के पास जाना था ना। लेकिन आमिर का जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आमिर
चला जाता है। कुछ 5 घंटे बाद आमिर और उसके और भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के सारे मेंबर्स रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं। उन सबको एक गांव में एक मंदिर जैसी दिखने वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन करना था। वो बहुत ही ज्यादा बड़ा महल जैसा कुछ था। सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और सारे इन्वेस्टिगेटर 10 घंटे बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वो लोग लगभग 15 इन्वेस्टिगेटर थे। उन लोगों को इस जगह की रहस्यमय चीज़ों के बारे में खोज करनी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमिर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और इसीलिए उसे अलग अलग जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। और अभी वो कुलदरा गांव के पास एक और गांव है जिसका नाम लालगढ़ है। वो वहां पर 4 दिनों के लिए इन्वेस्टिगेशन करने गया है। अब हम देखते हैं कि उस खौफनाक से महल जैसे मंदिर में अंदर जाने पर उन्हें क्या मिलता है और आसपास के लोगों से भी पूछने से उन्हें क्या क्या पता चलता है। अंदर जाने पर दीवारों पर उन्हें अजीब अजीब अक्षरों में कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसे रिसर्च करने के लिए वो स्कैन करके अपने पास रख लेते हैं। वहां पर बहुत सी पुरानी जमाने की चीजें भी पड़ी थी। लोगों से पूछने पर वो बता रहे थे कि इस जगह पर अजीब अजीब औरतों के नाचने की आवाज आती है और यहाँ पर किसी को मारने पीटने की भी आवाज आती है। इसीलिए रोज रात 7 बजे के बाद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक सब कुछ बंद कर दिया जाता है। चलिए तो अब स्टोरी को थोड़ा आमिर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। आमिर कह रहा है कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तब एक बहुत ही अजीब दिखने वाला आदमी, जिसके गांव में बहुत ही ज्यादा सेवा की जाती है और उसके ही साथ और भी बहुत सारे लोग थे, वो सब लोग हमें इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग हमारी मर्जी के बगैर हमारे गांव में आकर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम लोगों ने उनको बहुत मनाया, पर फिर सारा गांव हम लोगों पर ही चढ़ने लग गया। सच कहूं तो जब हम लोग एक बार चुपके से उसके अंदर जा रहे थे तो गांव के लोगों ने हमें देखकर पत्थर फेंक फेंक कर हम सबको मारा और हमें वहां पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दिया। हम लोगों के साथ कुछ पुलिस वाले भी थे, पर फिर भी गांव वाले बहुत ही ज्यादा तेज थे, जिस वजह से हम लोगों ने ये ठान लिया था कि जब गांव में सब लोग रात को सो जाएंगे तब हम रात के 1 बजे उस महल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। शाम के 7 बजे मनीष, वीरेंद्र, महेश, अर्णव, तुषार, तनीषा, माधवी, मंथन, नेहा, अंकिता, राजीव और मैं यानी आमिर, हम लोग जंगल में टेंट लगाकर आग के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। साथ में चाय की चुस्कियां ले रहे थे और गर्मा गर्म मैगी खा रहे थे और बाहर जोरदार कड़कती हुई बिजलियों के साथ बादलों की आवाजों भरी बारिश का मजा उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कैंपिंग करने आए हो। अब रात के 9 बज रहे थे और हम सब लोग जंगल में बैठे थे, क्योंकि गांव वाले अब हमें गांव के अंदर भी रहने नहीं दे रहे थे। अब हम सब लोग साथ बैठे हुए एक दूसरे से भूत प्रेतों की बातें कर रहे थे और एक दूसरे को कुछ भूतिया और डरावनी किस्से सुना रहे थे। सबसे पहले मंथन ने ही बताना शुरू किया। मंथन कहता है, गाइस, एक दिन
मैं मिरर के सामने खड़ा शेविंग कर रहा था। तब मुझे किसी का कॉल आया, तो मैं बीच में ही उस कॉल को अटेंड करने गया और उसी वक्त मेरे हाथ में रहे ब्लेड से मुझे मेरे फेस पर बहुत जोर से कट लग गया, जिस वजह से मेरे फेस से ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया। और यही देखने मैं वापस मिरर के पास गया और जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मेरे मिरर वाले चेहरे पर कोई कट था ही नहीं। और जब मैंने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो मुझे अपने हाथों में खून दिख रहा था। और डरते डरते जैसे ही मैंने फिर मिरर के सामने पास जाकर ध्यान से देखा तो एक बहुत ही भयानक सा आदमी, मेरे जैसे दिखने वाला आदमी, मुझे घूर कर हंस रहा था और फिर गायब। उस दिन के बाद से मुझे तो मिरर से ही बहुत डर लगता है और रात को मैं तो मिरर पर कपड़ा ढक कर ही सोता हूँ भाई। तभी अचानक आमिर कहता है, गाइस, इन सब सच्ची कहानियों को सुनकर मैं भी तुम लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ 10 साल पहले बीती है। तभी सब उत्सुकता से कहते हैं, हाँ आमिर बोलो ना। आमिर कहता है, 10 साल पहले मैं कार लेकर अपनी पत्नी माया के साथ जा रहा था। तब हमारी शादी को हुए कुछ 2 साल ही बीते थे उस वक्त। अरे अरे, क्या तुम सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे हो? अभी अभी पीछे से ऑर्डर आया है, हमें यहाँ के पास वाले समुद्र के पास जाकर रिसर्च करना है, ऐसा एलेक्स कहता है। और सब लोग एलेक्स की बात सुनकर टेंट बंद करके कार से समुद्र की ओर निकल जाते हैं। और फिर एक बार 10 साल पहले हुई वो घटना बीच में ही अधूरी रह जाती है। अब इसके बाद वो लोग समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। अब रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। उन्हें तो महल का इन्वेस्टिगेशन करने जाना था, लेकिन अब बीच में ही इन्हें एक और नया प्रोजेक्ट मिल गया और अब वो सब लोग वहाँ पर रिसर्च करते हैं। और फिर उन्हें वहाँ पर एक बात पता चलती है कि समुद्र में किसी ने सालों पहले काला जादू किया था और यहाँ पर किसी यक्षिणी की आत्मा का वास है, जिस वजह से ये समुद्र श्रापित हो चुका है। और जो कोई भी रात को 10 बजे के बाद इस समुद्र के पास आकर इसे छूता है तो उसकी वही तुरंत जलकर मौत हो जाती है, क्योंकि उस वक्त ये समुद्र आग की तरह काम कर रहा होता है। हाँ, ये बात बहुत अजीब है कि पानी आग को बुझाता है, पर यहाँ पर यह समुद्र ही आग बनकर लोगों को जला देता है। रात को 10 बजे के बाद इस समुद्र के पास लगभग 200 से 300 कपल्स की मौतें हुई थी और साथ में कई और भी अजीबोगरीब लोगों की मौत हुई थी, जिस वजह से इस समुद्र के पास आने के लिए सबने मना कर दिया। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि रात को 10 बजे के बाद इस समुद्र से एक यक्षिणी की आत्मा निकल कर आती है। और भी समुद्र से 100 से 200 साल पहले इस समुद्र में डूबे हुए लोग, मरे हुए लोग हर रात 10 बजे के बाद बाहर आते हैं और इस समुद्र के पास आज भी काला जादू करते हैं। अब इस सारी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, पर ये गांव के पास वाला ही समुद्र है और तकरीबन 4 साल से इस बीच पर कोई आया भी नहीं है। अब तो हम सब लोगों को अपनी आंखों से देखना था कि आखिर इस बीच पर रात 10 बजे के बाद होता क्या है। हम में से कुछ लोग इसी बीच के पास कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो कुछ लोग साइड में बैठकर इस समुद्र से जुड़ी बातों को सुन रहे थे। सभी लोग इन सब चीजों में ही बिजी थे। तभी मैं अपने दोस्तों के साथ एक पत्थर वाली जगह पर बैठा था और वहीं पर मेरा दोस्त मंथन मुझसे कह रहा था, तुझे पता है आमिर, अभी मैंने रिसेंट एक न्यूज़ पढ़ी थी
जब हम लोग यहाँ पर पहुंचने वाले थे उससे पहले, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तुझे पता है, आज रात को भी वही न्यूज आई कि 10 लोगों की हत्या हुई है, और बस उसके पीछे एक ही चीज कॉमन है कि जिन जिन की भी हत्या हुई है उनके घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है, और जैसे ही उसके घर की बिजली जाती है तो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। अभी तक ऐसे 10 केसेस पाए गए हैं। पता नहीं इनकी हत्या कौन कर रहा है। पुलिस और अब तो सीआईडी, इन सब के हाथ में ये केस जा चुका है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स इस केस को सॉल्व कर रहे हैं, पर इसकी मिस्ट्री किसी को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि ये दिखता कोई है ही नहीं, पर मौतें होती जा रही है। ये न्यूज मेरा दोस्त मंथन पढ़ ही रहा था। तभी नेहा आकर कहती है, चलो रात के 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अब हम सबको साथ मिलकर यहाँ बैठना है और यहाँ पर हमें उस आत्मा को बुलाना है और देखना है कि क्या सच में 10 बजे के बाद कुछ होता है। और इसीलिए अब हम सब लोग समुद्र के अंदर बीचों बीच खड़े होकर एक गोल घेरा बना लेते हैं और वहीं बैठकर कुछ अजीब मंत्र उच्चारण करके हमारी सारी एमएफ निकालकर और आसपास मोशन सेंसर लगाकर घोस्ट की एंटिटी को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर हमें अभी भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। 10:10 हो जाती है, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकल रहा था। फिर 11 बज गए। तभी अचानक समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गई और उन लहरों के साथ जोरदार बारिश आना शुरू हो गई। तूफान अचानक से इतना तेजी से बढ़ रहा था, जिस वजह से हम लोगों को वहां से फौरन कार के अंदर बैठना पड़ा। और देखते ही देखते 1 से 2 बिजलियां हमारे सामने गिर गईं। पर ये तो भगवान का शुक्र है कि किसी की मौत नहीं हुई और हम लोग वहां से होटल की तरफ निकल गए और रात के 1 बजे तक वहीं रुकना सही समझा। लेकिन रास्ते में कई बार हमारी कार बार बार खराब हो रही थी, पर जैसे तैसे करके हम होटल की तरफ पहुंच गए। होटल में पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि हमारी टोटल 8 कार साथ में गई थी, पर उसमें से एक कार अभी भी मिसिंग थी और वो होटल तक पहुंची ही नहीं थी। बाहर इतनी ज्यादा जोरदार बारिश आ रही थी कि हम लोग चेक करने के लिए भी नहीं जा सकते थे। कुछ देर वेट करने के बाद 12 बज गए, पर फिर भी वो कार अभी तक नहीं आई और बारिश और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। पर हम लोगों को 1 बजे उस भूतिया महल में भी जाना था। रात 12:30 बजे बारिश थोड़ी हल्की होने लगी। इस वजह से हमारे आधे टीम मेंबर्स हमारी दूसरी कार को ढूंढने के लिए निकल गए थे और अब मैं और मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। अब हम सब उस गांव में महल की ओर निकल गए थे। तभी मैं रात को 12:30 बजे वहां जा ही रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरी पत्नी माया का कॉल आया। मैंने फोन उठाया। हाँ हेलो माया, बोलो। अरे कुछ नहीं, अब क्या कर रहे हो? और अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हो क्या? मैंने तो बस ऐसे ही कॉल किया था। 7 से 8 घंटे हो गए आपको गए हुए, आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। वहां जाकर पूरी तरीके से बोल चुके हो क्या मुझे? इससे अच्छा तो मुझे मर ही जाना चाहिए। मेरे होने या ना होने से आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी आमिर कहने लगा, अरे यार माया, ये सब क्या कह रही हो? ऐसी बात नहीं है माया। मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी एक महल की ओर जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ, इसीलिए काम की वजह से भूल गया। वैसे तुमने खाना खा लिया? और अनामिका सो गई क्या?
नहीं, अनामिका को वो अभी पास वाली एक आंटी आई थी शाम को, तो वो उसे दूसरी सोसाइटी में अपने घर लेकर गई है। आज अनामिका उनके साथ ही सोने वाली है। अच्छा माया सुनो ना, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, थोड़ा समझो बिज़ी हो, मुझे कॉल भी आ रहा है। फिर माया कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद आमिर माया का कॉल कट करने के बाद दूसरे नंबर से आए हुए कॉल को अटेंड करने लगता है। पर जब वो दोबारा सामने से कॉल करता है तब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और फिर आमिर ट्रू कॉलर पर उस अननोन नंबर को चेक करता है, तब उसका कोई नाम ही नहीं आ रहा था और वहाँ पर ऐसा शो हो रहा था कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देकर आमिर फिर माया को कॉल करता है। हेलो, हाँ बोलो आमिर। नहीं, बस इसलिए कॉल किया था कि कोई रॉन्ग नंबर था। वैसे रात बहुत हो गई है तो तुम भी सो जाओ माया। नहीं आमिर, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं घर में लाइट्स ऑफ हो चुकी है या क्या हुआ पता नहीं। हमारे एक के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बाकी सबके तो है, पर वैसे तो मैंने घर में हर जगह कैंडल्स जला दी है और मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए गर्मी में नींद भी नहीं आ रही। सो तुम्हें कॉल किया था। पर ठीक है, तुम काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी सो जाना। ऐसा कहकर आमिर कॉल कट कर देता है। तभी आमिर और उसकी सारी टीम उस भूतिया महल में पहुंच जाती है और वो लोग धीरे से जाते हैं और गांव वालों को भी उस वक्त कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि गांव के सब लोग रात के 1 बजे तक गहरी नींद में सो चुके थे। जैसे तैसे करके वो लोग अंदर तो चले गए, पर अंदर जाने के बाद बाहर से दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया और अब वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी वो लोग उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना था। अब वो लोग धीरे धीरे आसपास रखे सामानों को हाथ में ले रहे थे और देख रहे थे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तभी उन्हें एक ताड़पत्र मिलता है, उसमें कुछ अजीब भाषा में लिखा होता है, पर वो लोग उसे ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कुछ पुराने ज़माने से रिलेटेड कोई कहानी को बताने की कोशिश भी की गई थी उस ताड़पत्र पर। धीरे धीरे वो और भी चीज़ों को देखते हैं और डिकोड करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब गांव वाले बोलते थे कि रात को 9 बजे के बाद यहाँ पर किसी का भी होना सही नहीं है, क्योंकि अंदर कुछ अजीब आत्माएं घूमती है जो यहाँ आने वाले हर इंसान को पागल कर देती है। उन्हें इन्वेस्टिगेशन करे सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। उस वक्त आमिर एक लोटे को हाथ में लिया हुआ था। तभी जो लोटा उसके हाथ में था उसके ऊपर अचानक से माया नाम फ्लैश हुआ और उसे तभी माया की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिर्फ हमारे घर में ही नहीं है। घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सिर्फ हमारे घर में नहीं है। और इस आवाज के साथ आमिर को थोड़ी देर पहले समुद्र के पास के पत्थर पर बैठे हुए मंथन की आवाज सुनाई देने लगी, कि जैसे मंथन कह रहा हो, अभी कुछ लोगों की हत्या हो रही है, पर उनमें एक चीज कॉमन है, घर में बिजली का ना होना। घर में बिजली का ना होना, जिसकी भी मौत होती है उसके घर की लाइट अपने आप चली जाती है और फिर दूसरे दिन सुबह उसकी लाश मिलती है। ये सब जैसे ही आमिर के दिमाग में आया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। माया, नहीं माया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरी माया के पास जाना है। सब लोग आमिर को संभालते हैं
और आमिर से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो, शांत हो जाओ आमिर, क्या हुआ। तभी आमिर कहता है, मेरी माया को कोई मारना चाहता है। तभी वो मंथन के पास जाकर कहता है, तुमने मुझे थोड़ी देर पहले जो न्यूज़ सुनाई थी, वैसे ही अभी 15 मिनट पहले माया का कॉल आया था और उसने मुझसे यही कहा कि पूरी सोसाइटी में बिजली है पर हमारे घर में नहीं है, और वो खूनी बिजली ना होने पर ही मार देता है ना। मैं क्या करूं, मैं माया के बिना जी नहीं सकता। नहीं 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 माया। तभी अचानक महल का दरवाजा भी खुल जाता है और मंथन और आमिर दोनों ही वापस घर की ओर निकलते हैं। आमिर बार बार माया का कॉल ट्राई कर रहा था पर माया का फोन लग ही नहीं रहा था। अब आमिर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि आमिर ट्रेन में बैठता, उससे पहले ही पुलिस वालों का कॉल आ जाता है और वो लोग कह देते हैं कि माया मर चुकी है और उसकी लाश घर में बहुत ही गंदी हालत में मिली है। ये सब सुनकर आमिर पूरा टूट जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ आमिर के साथ हो रहा था, पर अब हम जानेंगे कि आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर उस महल के बारे में क्या पता चला। दरअसल जब सब लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तब उन्हें एक दरवाजा दिखा, जिसे देखकर उन लोगों को पता चला कि जैसे वहां पर कुछ लोगों को बांध कर रखा गया हो और जैसे उन्हें बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया हो। इससे उन्हें ये तो पता चल गया कि जो कोई भी था उसने कई मासूमों को यहाँ तड़पा तड़पा कर मारा है और उनकी ही भयानक आत्माएं अब क्रोध में इस महल में घूमती है और जो भी उन्हें दिखता है उस इंसान को बेरहमी से मारकर वो अपना शिकार बना लेते हैं। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बात बता देती हूँ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि माया के ही पिता थे, जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी और ये महल भी उसका ही था। लेकिन वो एक साइको था। लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना, उनकी चीखें सुनकर उसके कलेजे को ठंडक मिलती थी और इसी महल में लाकर वो क्रूरता से सबकी हत्या कर देता था। और क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि कोई भी पुलिस वाला पैसों के लालच में आकर और मौत के डर से उसका कुछ नहीं कर पाता था। और यहाँ तक कि जब माया की मम्मी ने उसके पापा को समझाने की कोशिश की, कई बार उन्हें ये सब करने से रोका, तो उसने अपनी ही पत्नी को हथियारों से वार कर करके लहूलुहान करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। और उस वक्त माया एक कमरे में जाकर छुप गई थी। लेकिन अपनी माँ का कत्ल होते हुए माया ने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी आंखों से देख लिया था और उसी बात का चाइल्डहुड ट्रॉमा माया के अंदर आज भी है। और आज भी माया को उसके पापा के डरावने सपने आते थे, जैसे कि वो उसे मार डालेंगे। हालांकि कहते हैं कि कुछ समय बाद माया के पिता की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अब इन सब चीजों का खुलासा तो वहां पड़ी तस्वीरें और चीजों को देखकर हो गया, लेकिन अब एक और नया केस सामने आ चुका था कि बिजली जाने पर किसी न किसी की मौत हो जाती थी। यहाँ तक कि माया की मौत भी बिल्कुल ऐसे ही हुई थी। पर आखिर ये सब के पीछे कौन है, ये किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था। पर जांच करने पर ये पता चला कि यहाँ पर भी एक आत्मा का साया है और वो आत्मा एक बूढ़े व्यक्ति की है। और ये कहानी भी कुछ 10 साल पुरानी है और इस कहानी में लगभग 15 लोग जुड़े हुए हैं। तो अब हम फाइनली ये जानते हैं कि आखिर 10 साल पहले हुआ क्या था और अब क्यों बिजली जाने पर वो 10 साल पहले बसी बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे बदला ले रही है। इसीलिए अब हम सब लोग मिलकर टाइम ट्रैवल करके 10 साल पीछे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा।
रात को ठंडी हवा की आवाज़ों के साथ तेज कड़कती हुई बारिश आ रही थी। उस वक्त माया और आमिर दोनों बारिश में भीगते हुए वॉक कर रहे थे। उस वक्त सामने से कार आई जिसके अंदर लगभग 15 जन मौजूद थे। वो लोग स्पीड में कार चला रहे थे और उन्होंने उसी स्पीड में कार चलाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। वो बूढ़ा व्यक्ति हवा में उड़कर माया और आमिर के सामने पानी में खून से लथपथ हुआ पड़ा रहता है और उसके पास ही एक खंबे में सारे तार खुले हुए पड़े थे, जिस वजह से उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक रेडिएट कर रहा था। और जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी पड़ा था वहाँ पर करंट चल रहा था और वो करंट पानी तक पहुँच चुका था, जिस वजह से वो बूढ़ा व्यक्ति शॉक से जलकर मर गया। और जब वो तड़प रहा था, मर रहा था, तब उसकी आखिरी सांस में बस वो माया और उसके पति आमिर को ही देख पा रहा था, जो उसके सामने खड़े थे। उसकी ये हालत देख रहे थे, पर उन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और तब से ही उस बूढ़े आदमी का प्रेत माया और आमिर को परेशान करने लगा और इसीलिए वो दोनों एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूजा पाठ करवाया। और फिर 10 साल तक सब कुछ शांत था, पर अब वो बूढ़ा वापस आ चुका था और अब उसकी आत्मा सबकी इसी तरह जान ले रही थी। जिसे भी वो मारना चाहता उसके घर की बिजली चली जाती और फिर उस बूढ़े की आत्मा उसे बेरहमी से मार डालती। और इसीलिए माया की भी मौत ऐसे ही हुई थी कि घर में बिजली चली गई और फिर माया की मौत हो गई। और यहाँ तक कि वो बूढ़ा व्यक्ति काला जादू भी करना जानता था और उसने ही गांव के पास वाले समुद्र पर काला जादू करवाकर एक यक्षिणी की आत्मा को बुलाया था। दरअसल वो बूढ़ा व्यक्ति कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो खुद भी एक बहुत ही बुरा इंसान था और वो खुद गांव वालों के ऊपर राज करना चाहता था। पर उसके साथ सब कुछ उल्टा हुआ और उसकी मौत ही कुछ अजीब तरीके से हो गई। इसीलिए तब से ही उस गांव में वो महल भी श्रापित है और वो समुद्र भी उस बूढ़े व्यक्ति की वजह से श्रापित है और माया की मौत और आसपास के लोगों की भी मौत उस बूढ़े व्यक्ति की वजह से ही हो रही थी। पर अभी तो उस बूढ़े व्यक्ति ने हर जगह अपना मौत का खेल शुरू कर दिया है। अब यही इलेक्ट्रिसिटी जाने पर कितनों की मौत होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब वो 10 साल बाद वापस लौट कर आया है। तो अब वो कितने लोगों को मौत देगा और वो कितना शक्तिशाली होगा ये कोई नहीं जानता। वैसे ये कहानी बहुत से अजीब रहस्यमय सवाल छोड़ती है। इस कहानी में हमने जैसे समुद्र के बारे में देखा, महल के बारे में भी एक भूतिया कहानी सुनी और साथ ही माया और आमिर की जिंदगी को भी देखा। तो जैसे यहाँ पर तीनों चीजें आपस में जुड़ गई थी, पर इस दुनिया में कहीं न कहीं बहुत सी जगह पर बहुत सी घटनाएं होती है जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इस बार मैंने यहाँ पर बहुत सी भूतिया घटनाएं एक साथ में बताई है। तो आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लाती रहूं। तो मिलते हैं ऐसे ही भयानक रहस्यमय और खतरनाक पॉडकास्ट के साथ।